हेलो स्टूडेंट, साइंस नगरी के एक अनदर वीडियो में आज आपका वेलकम है। तो आज हम क्लास 9 के चैप्टर 6 टिश्यू, जिसे हम ऊतक के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ऊतक के नोट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ऊतक चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो इसमें डेफिनेशन दी हुई है ऊतक में कि ऊतक कहते किसे हैं। पहला क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट, ऊतक कैसे कहते किसे हैं, ये याद होना चाहिए आपको। तो कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। यानी एक से अधिक कोशिकाएं जब आपस में कनेक्ट होने लग जाती है, जब एक से अधिक कोशिकाएं आपस में कनेक्ट होने लग जाती है तो इन कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक नाम रखने का रीज़न यही था कि चूंकि हम जानते हैं कि हमारा शरीर लाखों करोड़ों कोशिकाओं का बना होता है, तो सब शरीर का नामकरण करना काफ़ी कठिन होता। तो हम प्रत्येक को अगर कोशिका 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 ही कहते तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता। तो हमने क्या करा, कोशिकाओं का समूह जो एक समान कार्य करता है उसे भी ऊतक कहते हैं। तो हमने डेफिनेशन बना ली कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो हमें जानना जरूरी है कि कोशिका जो शब्द है ऊतक जो शब्द है वो वीचेट नामक वैज्ञानिक ने दिया। ऊतक जो शब्द है वो किसने दिया, वीचेट नामक वैज्ञानिक ने दिया। और ऊतक का अध्ययन जिस ब्रांच के अंदर किया जाता है, जिस शाखा के अध्ययन किया जाता है, उसको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। अच्छा, ऊतक का निर्माण का प्रोसेस जान लेते हैं कि कोशिका से ऊतक बनता है। जैसा भी हमने देख लिया, ऊतक से ऊतक तंत्र बनता है। देखो ऊतक में बीच में ता आ रहा है ना, तो ऊतक के बाद हमने लगा दिया ऊतक तंत्र। ठीक है, कोशिका आपस में जुड़ कर क्या बना रही है, ऊतक, और ऊतक आपस में जुड़कर ऊतक तंत्र। जब ऊतक तंत्र और ऊतक तंत्र आपस में जुड़ जाते हैं तो एक अंग का निर्माण हो जाता है, और अंग पूरे एक संपूर्ण हमारे शरीर का निर्माण करता है। अब आगे देख लेते हैं। अब आता है ऊतक को कितने पार्ट्स में बांटा गया है। तो ऊतक को दो पार्ट्स के अंदर बांटा गया है, एक तो प्लांट टिश्यू और दूसरा है जंतु टिश्यू। ठीक है, यानी पादप ऊतक और दूसरा है जंतु ऊतक। तो पादप, अब देख लेते हैं कि पादप ऊतक कहते किसे हैं और जंतु ऊतक कहते किसे हैं। तो पादप ऊतक किसे कहते हैं वो देख लेते हैं अगली स्लाइड में हम। ठीक है, अब आ गया पादप ऊतक कहते किसे हैं। तो पादप शरीर में कोशिकाओं के समूह को पादप ऊतक कहा जाता है। पादप ऊतक किसे कहते हैं, पादप के शरीर में यानी पेड़ पौधों के शरीर में कोशिकाओं का अगर समूह है, ठीक है, क्योंकि हमने आगे पढ़ लिया कि कोशिकाओं के समूह को ही ऊतक कह रहे हैं, तो पादप के शरीर में अगर कोशिकाओं का समूह है तो हम उनसे अब पादप ऊतक कहते हैं। और पादपों के अंदर जो ऊतक है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला होता है विभज्योतक ऊतक और दूसरा होता है स्थायी ऊतक। तो अब अगला क्वेश्चन क्या है, पादप ऊतक कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा पार्ट है, विभज्योतक ऊतक, जिसे हम मेरिस्टेम भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, मेरिस्टेम टिश्यू भी कहते हैं। और दूसरा है अगला स्थायी ऊतक, जिसे हम परमानेंट टिश्यू भी कहते हैं। ठीक है, पादप ऊतक के जो पार्ट्स हैं दो वो क्लियर हुए कि पादप ऊतक दो भागों में बांटा गया है। पहला है विभज्योतक ऊतक, दूसरा स्थायी ऊतक। अगली स्लाइड देख लेते हैं। अब देखिए विभज्योतक ऊतक या मेरिस्टेम टिश्यू किसे कहते हैं। तो कोशिकाओं का, अच्छा एक तो इसमें नाम से भी इसमें बिल्कुल क्लियर हो रहा है। देखो विभज्योतक ऊतक आगे आ रहा है वी, यानी ऐसा ऊतक जिसमें विभाजन की क्षमताएं होगी उसे विभज्योतक ऊतक कहेंगे। तो डेफिनेशन में भी यही लिख रहा है, कोशिकाओं का वह समूह जिसमें लगातार विभाजन हो उसे हम विभज्योतक ऊतक कहते हैं। ठीक है, कोशिकाओं में लगातार विभाजन हो रहा है, नाम से स्पष्ट हो रहा है, वी से शुरू हो रहा है, यानी वी से आपको याद रखना है, वी से विभाजन। तो कोशिकाओं का वह समूह जिसमें लगातार विभाजन हो उसे हम विभज्योतक ऊतक कहते हैं। तो देखो इसमें आगे लिखा है, पादप ऊतक संवर्धन में विषाणु मुक्त पादप प्राप्त करने के लिए एक्सप्लांट के रूप में हम विभज्योतक ऊतक का उपयोग किया जाता है। पादप ऊतक संवर्धन होता है सेल टिश्यू कल्चर। सेल टिश्यू कल्चर में क्या करते हैं कि पेड़ के शरीर से यानी पेड़ से सेल टिश्यू कल्चर के अंदर विभज्योतक ऊतक को निकाल लिया जाता है तथा इसमें से वे जीन अलग कर दी जाती है जो उस पादप के अंदर रोग उत्पन्न करती है, और फिर वापस उसको एडजस्ट कर दिया जाता है प्लांट के अंदर, जिससे वो पादप लाइफ टाइम के लिए विषाणु मुक्त हो जाता है, यानी उसमें किसी भी प्रकार का रोग नहीं लगता। सिर्फ आपको तो अभी 9th क्लास में सिर्फ ये लाइन ही डिस्कस याद रखनी है कि पादप ऊतक संवर्धन में विषाणु मुक्त पादप प्राप्त करने के लिए एक्सप्लांट के रूप में हम विभज्योतक ऊतक का उपयोग करते हैं।
हमने आगे देखा था कि पादप ऊतक दो भागों में बांटा था, विभज्योतक ऊतक और स्थायी ऊतक में। ठीक है, अब विभज्योतक ऊतक के भी 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट्स इसमें क्या दे रखा है, पहला पार्ट्स है इसमें कौन सा है, शीर्षस्थ ऊतक। दूसरा पार्ट दे रखा है पार्श्वीय विभज्योतक और तीसरा दे रखा है इसमें अंतर्वेशी। तो शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक को कहते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और पार्श्वीय विभज्योतक ऊतक को कहते हैं लेटरल मेरिस्टेमेम टिश्यू और अंतर्वेशी या अंतावेशी टिश्यू को बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम टिश्यू। ठीक है, ये 3 पार्ट्स हो गए। अब इनके बारे में भी थोड़ा हम देख लेते हैं। ठीक है, ये 3 पार्ट्स हैं। अब देखिए शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक या एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसे कहते हैं। तो देखिए पौधे की मूल यानी रूट तथा तने यानी स्टेम के शीर्ष भाग में लगातार विभाजन या डिवीजन करने वाली कोशिकाओं के समूह को शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक कहते हैं। तो ये कहाँ पर पाया जाएगा, शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक पौधे की मूल यानी प्लांट्स की रूट के अंदर और तने के शीर्ष भाग के अंदर। यानी आपने देखा प्लांट्स की रूट रहती है, तो प्लांट्स की रूट में कौन सा पाया जाएगा, रूट के बिल्कुल एंड सिरे में पाया जाएगा। ध्यान रखना, बिल्कुल एंड सिरे में, यानी रूट के एंड सिरे में क्या पाया जाएगा, शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक या मेरिस्टेम क्या पाया जाएगा, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, और कहाँ पाया जाएगा, और ये कहाँ पाया जाएगा, तने के शीर्ष भाग में, जो तने का सबसे ऊपरी भाग होगा, तने के ऊपरी भाग में भी ये वाला टिश्यू यानी शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक पाया जाएगा। देखो पौधे की लंबाई, ये पॉइंट जो याद करने वाला है कि पौधे की लंबाई शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक के कारण ही बढ़ती है। आपको ध्यान रखना है, आपको पता है कि रूट का बिल्कुल एंड सिरेट से ही रूट आगे की तरफ वृद्धि करती है ना। तो कॉमन सी बात है कि अगर शीर्ष पार्ट ही नहीं होगा तो रूट कैसे वृद्धि करेगी, या स्टेम का ऊपर का पार्ट ही नहीं होगा तो वृद्धि कैसे होगी, क्योंकि वृद्धि तो ऊपर की साइड ही होगी और रूट में आगे की साइड होगी। तो बिल्कुल एंड सिरे पर ये पाया जाएगा। तो ये पॉइंट्स फिलिंग द ब्लैंक्स भी खालिस्तान में आपसे पूछ सकते हैं कि पौधे की लंबाई के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी है ना। तो पौधे की लंबाई के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी है, तो पौधे की लंबाई के लिए शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक के कारण ही पौधे की लंबाई बढ़ती है। ठीक है, अब देखिए पहला तो हमने पढ़ लिया शीर्षस्थ के बारे में। अब दूसरा जो टिश्यू है, दूसरा जो इसका है पार्ट, वो कौन सा है, पार्श्वीय है ना, जिसको बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी पार्श्वीय विभज्योतक ऊतक। अब ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो पौधे के पार्श्व भाग में, देखो पौधे के पार्श्व भाग में, नाम से पता चल रहा है पार्श्व यानी लेटरल भाग में, तो पौधे के पार्श्व भाग में लगातार विभाजन दर्शाने वाली कोशिकाओं के समूह को पार्श्वीय विभज्योतक ऊतक कहते हैं। लेटरल पार्ट को मतलब हुआ साइड्स में है ना। तो इसमें ये पॉइंट्स याद करने वाला है। देखो आपको पहले ऊपर डेफिनेशन पूछे तो लिख देना कि पौधे के पार्श्व भाग में या लेटरल साइड में लगातार विभाजन दर्शाने वाली कोशिकाओं के समूह को पार्श्वीय विभज्योतक ऊतक कहा जाता है। देखो पौधे की चौड़ाई अथवा द्वितीयक वृद्धि पार्श्वीय विभज्योतक ऊतक के कारण होती है। देखो एक बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि पौधे की चौड़ाई, तो पौधे की चौड़ाई किस में बढ़ेगी, जाहिर सी बात है इसके स्टेम में या तने में बढ़ेगी। तो पौधे की ये जैसे ही पौधे के ऊपर, याद है आपको, पौधा जैसे ही धीरे धीरे ऊपर ग्रोथ करता रहता है, पौधा जैसे ही धीरे धीरे ऊपर ग्रोथ करता रहता है, वो स्टेम, उसका जो स्टेम है वो भी आपको देखते हो कि वो साइज में चौड़ा होता रहता है ना, साइज उसका बढ़ता रहता है स्टेम का। तो साइज, स्टेम का जो साइज बढ़ रहा है वो किस ऊतक या किस टिश्यू के कारण बढ़ रहा है, पार्श्वीय विभज्योतक ऊतक के कारण बढ़ रहा है। और देखिए इसमें अगला लिख रहा है कि द्वितीयक वृद्धि के लिए भी पार्श्वीय विभज्योतक ऊतक के कारण है। तो प्राथमिक वृद्धि का भी ध्यान रखिए। प्राथमिक वृद्धि में क्या होता है, पौधे की सिर्फ लंबाई बढ़ती है, चौड़ाई नहीं बढ़ती। ठीक है, उसकी लेंथ बढ़ती है खाली। तो प्राथमिक वृद्धि के अंदर पौधे की सिर्फ क्या बढ़ेगी, लंबाई में वृद्धि होगी, लेकिन जब उसमें द्वितीयक वृद्धि का समय आएगा तो सेकेंडरी ग्रोथ के समय क्या होगा, उसके स्टेम में या उसके तने में वृद्धि होना प्रारंभ हो जाएगी। तो इसके लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है या कौन सा ऊतक उत्तरदायी है, तो पौधे की चौड़ाई अथवा द्वितीयक वृद्धि पार्श्वीय विभज्योतक ऊतक के कारण होती है। तो ये जो पॉइंट है ये भी आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में वो पूछ सकता है। तो हमने 2 टिश्यू देख लिया। अब लास्ट वाला थर्ड वाला है अंतर्वेशी, उसके बारे में भी हम स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो थर्ड पार्ट कौन सा है इसका, अंतर्वेशी विभज्योतक ऊतक, जिसको बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमने फर्स्ट वाला देखा था, ध्यान रखना। फर्स्ट वाला कौन सा था, शीर्षस्थ, वो किसके लिए उत्तरदायी था, पौधे की रूट और जड़ों में। फिर सेकेंडरी वाला देखा हमने पार्श्वीय, वो पौधे के तने में वृद्धि कर रहा था। अब थर्ड वाला भी हम देख लेते हैं। ठीक है, ऐसे पिछला भी हम थोड़ा रिकॉल करते रहते हैं। अब थर्ड वाला अंतर्वेशी, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरकैलरी परमानेंट टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू।
तो देखिए ये क्या है, स्थायी ऊतकों के मध्य लगातार विभाजन दर्शाने वाली कोशिकाओं के समूह अंतर्वेशी विभज्योतक ऊतक कहलाते हैं। स्थायी ऊतकों के मध्य, किसके मध्य वृद्धि होगा, स्थायी ऊतकों, ठीक है। अब देखो जो प्लांट रहता है, प्लांट, ठीक है, अभी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्थायी ऊतकों के मध्य लगातार विभाजन दर्शाने वाली कोशिकाओं के समूह को अंतर्वेशी कह रहे हैं। और इसका एग्जांपल में पोएसी कुल, देखिए जो प्लांट रहता है या पोएसी कुल की जो घास रहती है उसकी घास की साइज देखिए, कुछ इस प्रकार की घास रहती है। तो इसमें एक ब्लॉक तो रहता है अंतर्वेशी विभज्योतक का और दूसरा ब्लैंक रहता है, फिर थर्ड वाला रहेगा अंतर्वेशी का। तो जैसे ही कोई भी एनिमल या कोई भी जंतु जब इसको खा लेता है, जब कोई भी जंतु इसे खा लेता है, तो जैसे उसने ऊपर का पार्ट खाया, अब ये जो पार्ट आ गया, कौन सा आ गया, ये अब अंतर्वेशी नहीं है, तो यहाँ से वो घास वृद्धि नहीं करेगी। अगर वो जानवर या वो जंतु अगर यहाँ तक खा लेता है, तो अगला कौन सा टिश्यू आ गया यहाँ पर, अंतर्वेशी। तो अंतर्वेशी को हमने पढ़ लिया कि ये स्थायी ऊतकों के मध्य लगातार वृद्धि दर्शा रहा है, तो ये लगातार फिर यहाँ से वापस वो पोएसी कुल को वापस वृद्धि करने लग जाता है। तो जंतुओं के खाने पर भी घास बार बार बढ़ क्यों जाती है, तो वो इसी अंतर्वेशी विभज्योतक ऊतक के कारण बढ़ती है, क्योंकि ये स्थायी ऊतकों के मध्य लगातार वृद्धि दर्शाता रहता है। उसका एग्जाम्पल आपको याद रख लेना है, इसका एग्जाम्पल आपको याद करना है कि पोएसी कुल की घास के अंदर अंतर्वेशी विभज्योतक ऊतक पाया जाता है। इसमें पॉइंट भी लिख दिया है मैंने, देखिए पशुओं के घास खाने के पश्चात वापस घास अंतर्वेशी विभज्योतक ऊतकों के कारण ही बढ़ जाती है, ठीक है, किसके कारण बढ़ जाती है, और हम देखते हैं 2 से 3 दिन में बढ़ जाती है। तो इतनी जल्दी वृद्धि करने का कारण क्या हुआ, क्योंकि हमने पढ़ लिया है कि ये लगातार विभाजन दर्शाता रहता है, इसकी कोशिकाओं में या इसके ऊतकों में लगातार विभाजन होता रहता है। इसलिए किसी जंतु के घास खाने के पश्चात 2 या 3 दिन में वापस वो घास वहाँ पर वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो यही इसका कारण था। अब अगला देख लेते हैं। देखिए हमने अभी देखा था कि प्लांट टिश्यू को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला कौन सा था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा कौन सा था, परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 पार्ट पढ़ लिए हमने, शीर्षस्थ, पार्श्वीय, अंतर्वेशी। अब ये जो अब आएगा स्थायी ऊतक या परमानेंट टिश्यू, तो इसे क्या कहते हैं, जब विभज्योतक ऊतकों में विभाजन की क्षमताएं समाप्त हो जाती है तो उसे स्थायी ऊतक कहते हैं। एक जब हमने पढ़ा था विभज्योतक ऊतक यानी विभाजन दर्शाने वाली कोशिकाओं के समूह को विभज्योतक ऊतक कह रहे थे, ठीक है। एक समय ऐसा आता है कि अब विभज्योतक ऊतक में विभाजन करने की क्षमताएं समाप्त हो जाती है। जिस प्रकार हमारी वृद्धि की भी एक सीमा होती है, हमारी लंबाई भी एक समय तक बढ़ती है, उसके बाद हमारी लंबाई बढ़ना क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, ठीक है। उसी प्रकार विभज्योतक ऊतक में क्या होता है, एक समय तक ही उसमें वृद्धि होती है, कुछ और एक समय बाद उसमें वृद्धि रुक जाती है। और वृद्धि रुकने के कारण वो कहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है, स्थायी ऊतक या परमानेंट टिश्यू में वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें यही लिख रहा है कि जब विभज्योतक ऊतकों में विभाजन की क्षमताएं समाप्त हो जाती है तो वो स्थायी ऊतक या परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट कहा जाता है या उसे कहा जाता है, ठीक है। इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, सरल स्थायी ऊतक और दूसरा है जटिल स्थायी ऊतक, यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सरल स्थायी ऊतक के भी देखो क्या लिख रहा है इसमें, जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित हो उसे सरल स्थायी ऊतक कहते हैं, ठीक है। जटिल में भी सिंपल डेफिनेशन, जो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित हो या जो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित हो उसे हम जटिल स्थायी ऊतक कहते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जामिनर, तो ये आपको बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना है क्योंकि इसके जो एग्जाम्पल है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल जो टिश्यू है, सिंपल टिश्यू के देख लेते हैं, है ना। सिंपल परमानेंट टिश्यू के एग्जांपल या सरल स्थायी ऊतक के एग्जांपल कौन से, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। अच्छा देखो, पेरेन, कोलेन और स्केल ये आपको याद करना है बस, है ना। कौन सा, पेरेन, कोलेन और स्केम, और पीछे लास्ट में देखिए काइमा, जैसे आइमा उसी प्रकार काइमा। तो इसके 3 पार्ट्स हो गए, पेरेन काइमा, कोलेन काइमा और स्केलेन काइमा है, इसको बोलते हैं स्क्लेरेन बोलते हैं, तो हिंदी में इसमें स्केलेन काइमा लिख रखा है, ठीक है। जटिल स्थायी ऊतक को बात कर लेते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। इसके भी 2 पार्ट्स हैं, जाइलम जो जल का परिवहन करता है, फाइलम जो फल बनाने वाले पदार्थों का परिवहन करता है। सिंपल सी बात है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब बैक टू बैक स्टडी करेंगे भाई, पेरेनकाइमा क्या होता है, कोलेनकाइमा क्या होता है, स्क्लेरेनकाइमा क्या काम आता है, जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है, तो उसकी स्टडी हम आगे देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए पहला जो हमारा पॉइंट आता है, पहला पॉइंट कौन सा है, पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा क्या है,
फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, देखिए इनकी कोशिकाओं के मध्य अंतर कोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर एक राउंड ड्रॉ करेंगे, इसकी कोशिकाओं को इधर डाउन ड्रॉ करेंगे, इधर करेंगे, इधर करेंगे, तो बीच में देखिए यहाँ पर क्या है, खाली स्थान हो गया है। ठीक है, यहाँ पर खाली स्थान शेष हो गया। तो ये पेरेन्काइमा टिश्यू के मध्य, चूंकि इसकी कोशिकाएं गोलाकार होती है इसलिए इनके मध्य स्पेस रह जाता है। इसलिए पहला पॉइंट तो क्या हो गया, इनकी कोशिकाओं के मध्य अंतर कोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पर वेल डायग्राम भी बन रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और अगला पॉइंट क्या है, इनकी भित्ति यानी सेल वॉल, इनकी सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। वैसे प्लांट की पत्तियां, ध्यान रखना, प्लांट की पत्तियां नॉर्मली सेल्यूलोज की ही बनी होती है। ठीक है, फिर भी आपको पेरेन्काइमा का भी ध्यान रख लेना है, इसकी भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, इनकी कोशिकाएं समव्यासिक या आइसोडायोमेटिक होती है ना, मेट्रिक होती है। इनकी कोशिकाएं क्या होती है, समव्यासिक आइसोडर्मिक होती है, यानी एक के ऊपर एक परमानेंट तरीके से ये जुड़ी हुई रहती है। अगला पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, इनकी कोशिकाएं गोल व अंडाकार अथवा सक्रिय होती है ना। फोर्थ पॉइंट क्या है, इनकी कोशिकाएं गोल व अंडाकार होती है। वो सिंपल सा आपको डायग्राम में दिख ही रहा है। तो ये 4 पॉइंट आपको याद कर लेने। और इनके कार्य की बात करें, अगर पूछ सकता है कि इनके कार्य क्या है, तो पेरेन्काइमा का क्या कार्य है, प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करती है। किसी भी प्रकार के संचय यानी कलेक्शन में है ना, कलेक्शन यानी किसी पदार्थ को इकट्ठा करने में काम करती है। ठीक है, और स्त्रवण यानी इकट्ठे हुए पदार्थ को बाहर निकालने में की भी क्षमता रखती है। कौन सा टिश्यू रखता है, पेरेन्काइमा टिश्यू। ठीक है, प्रकाश, ये कार्य याद होने चाहिए, प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करता है पेरेन्काइमा, किसी पदार्थ का संचय करने में यानी इकट्ठा करने में, और स्त्रवण करने में या उसको बाहर निकालने में। ठीक है, ये आपको इसमें जो पेरेन्काइमा में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि पेरेन्काइमा की कोशिकाएं सेल्यूलोज की बनी होती है, और पेरेन्काइमा कोशिकाओं के मध्य अंतर कोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं, और इनकी कोशिकाएं गोल होती है। ठीक है, ये पेरेन्काइमा के बारे में हो गया। अब पेरेन्काइमा के बाद हम देख लेते हैं अगला टॉपिक अपना, है ना, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। चलिए वो भी देख लेते हैं। ठीक है।